हेलो फ्रेंड्स, रविंद्राज आईएएस और अड्डा 24x7 के कंबाइंड प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का मैं रविंद्र सिंह स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये जो हम लोगों का आपके ये जो सेमिनार है, ये इस विषय पर है हाउ टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जाम। ठीक, कि किस तरह से सिविल सर्विसेज या आईएएस एग्जाम को हम लोग क्रैक करें। ठीक है, यानी कि अब हम अगर टारगेट करें तो हम 2021 के सिविल सर्विसेज एग्जाम को हम टारगेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले तो हम एक स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे आपके कि 2021 के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को अगर आपको देना है या आप इस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं तो क्या सही स्ट्रेटजी आपके होना चाहिए। इसी थीम पर आज का हमारा पूरा आपके ये सेमिनार या टॉक रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं, अगर आप लोगों ने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का आपने अपना लक्ष्य निर्धारित आपके किया है, ठीक, तो आप सभी लोग जानते हैं कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम आपके कंडक्ट कौन कराता है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आपके ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम आपके कंडक्ट कराया जाता है। ठीक, अब अगर हम बात करें सबसे पहले सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की, तो ये तो बेसिक क्वालिफिकेशन आप सभी लोगों को आपके पता है कि आपके ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक, ग्रेजुएशन में आपके स्पेसिफिक मार्क्स आपके कोई डिमांड नहीं है, आप बस पास होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ये आपके बेसिक क्वालिफिकेशन होती है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की, और मिनिमम एज 21 ईयर। ठीक है, अब हम आगे आते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं उस मुद्दे पर सबसे पहले तो हम ये देख लें कि यूपीएससी आपके, ठीक, जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, यूपीएससी इस एग्ज़ाम के दौरान एक एस्पायरेंट के अंदर सर्च क्या करती है। कुछ यूपीएससी भी तो सर्च करती होगी। अगर आप सभी लोगों को ये पता चल जाए कि यूपीएससी क्या सर्च करती है किसी कैंडिडेट के अंदर, तो आप अपने आप को यूपीएससी के अकॉर्डिंग ढालना शुरू कर दोगे। और अगर आप अपने आप को यूपीएससी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना शुरू करोगे तो स्वाभाविक सी बात है आपकी सफलता के जो चांस होंगे वो आपके ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपके ये देखते हैं कि ये आपके सिविल सर्विसेज का जो आपके एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में आपके यूपीएससी किसी कैंडिडेट के अंदर क्या सर्च करती है। ठीक, यूपीएससी आपके सर्च करती क्या है, कुछ तो सर्च करती होगी। इन बातों का आपको सबसे पहले विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम विशेष ध्यान रखें तो यूपीएससी आपके किसी भी कैंडिडेट में सबसे पहले आपके सर्च करती है क्या? मैच्योरिटी। यानी कि एक आईएएस ऑफिसर वो आपके अगर ढूंढ रही है यूपीएससी, तो एक आईएएस ऑफिसर के अंदर क्या होना चाहिए? मैच्योरिटी। ठीक है, तो मैच्योरिटी अब आपके यूपीएससी डिसाइड कैसे करेगी, कैसे पता चलेगा यूपीएससी को कोई पर्सन आपके मैच्योर है। ठीक, तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग या यूपीएससी ने अपनी मैच्योरिटी का जो स्टैंडर्ड रखा है, यूपीएससी के अनुसार आपके हर वह पर्सन जिसकी एज 21 साल हो चुकी हो और जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका हो, वो पर्सन आपके मैच्योर है। ठीक है, तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग आपके वह पर्सन जिसकी एज 21 साल हो चुकी हो और वह पर्सन जो ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर चुका हो, वह पर्सन यूपीएससी के अकॉर्डिंग आपके क्या है? मैच्योर है। ठीक है, और इसी मैच्योरिटी को यूपीएससी निर्धारित कर देती है अपनी योग्यता, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी यानी कि एग्जाम में अपीयर होने की योग्यता आपके क्या है? ठीक, 21 साल की उम्र पूरी हो और ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। तो ये योग्यता क्यों निर्धारित की है? क्योंकि यूपीएससी का ऐसा मानना है कि अगर किसी पर्सन की 21 साल की एज पूरी है और उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो वो व्यक्ति मैच्योर होगा, और एक आईएएस बनने के लिए मैच्योर होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। पहला पॉइंट। ठीक, अब आते हैं हम दूसरा पॉइंट। यूपीएससी इसके बाद में आपके मैच्योरिटी के बाद में आपके जो सेकंड चेक करती है वो चेक करती है किसी भी व्यक्ति के अंदर आपके नॉलेज। ठीक है, अब नॉलेज के अंदर आपके कुछ चीज़ें और चेक होती हैं, यानी कि ज्ञान आप किस में हासिल करते हो? अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब नॉलेज का जो आपके टेस्ट होता है ये होता है यूपीएससी में आपके एग्ज़ाम के द्वारा। और एग्ज़ाम आप सभी को पता है यूपीएससी के अंदर आपके दो एग्ज़ाम होते हैं, एक आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम और एक आपके मेंस एग्ज़ाम। तो सबसे पहले हम आपके ये देखें, ठीक, प्रीलिम्स और मेंस सिलेबस आप सभी को पता होता है सामान्यतः।
ठीक है। प्रीलिम्स में आपके एक जीएस का पेपर होता है और एक सीसेट का पेपर होता है, और मेंस में आपके 4 पेपर जीएस के, 2 पेपर ऑप्शनल के, 1 पेपर ऐसे का, 1 आपके हिंदी और 1 इंग्लिश। ठीक है, ये सामान्यतः आपके मेंस एग्जाम होता है। तो हम ये देखें कि यूपीएससी का क्या उद्देश्य है, प्रीलिम्स में आपके क्या चेक करती है यूपीएससी और मेंस में आपके क्या चेक करती है। ठीक, अब हम अगर इसको समझ जाएं कि प्रीलिम्स में चेक हो क्या रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है हम प्रीलिम्स की तैयारी और ज़्यादा बेहतर ढंग से कर पाए। तो अगर हम आपके प्रीलिम्स की ही अगर हम बात करें आपके, ठीक है, तो प्रीलिम्स के अंदर आपके जो आपके यूपीएससी आपके चेक करती है, सबसे पहले तो आपके किसी कैंडिडेट के अंदर टाइम मैनेजमेंट स्किल करने या टाइम मैनेजमेंट करने की क्षमता कितनी है, यानी कि आपके किसी भी स्टूडेंट के अंदर टाइम मैनेजमेंट करने की क्षमता क्या है। ठीक, सबसे पहली चीज। दूसरा, आपके किसी भी स्टूडेंट के अंदर, ठीक, माइंड को बैलेंस रखने की क्षमता कितनी है, बैलेंस माइंड इसका है या नहीं है, क्योंकि माइंड अगर बैलेंस नहीं हुआ तो प्रीलिम्स के अंदर आपके जो क्वेश्चन होगा वो इमीडिएट रॉन्ग करके आओगे। ठीक, माइंड को बैलेंस करने की आपकी क्षमता कितनी है। और तीसरी खास बात प्रीलिम्स के अंदर आपके जो यूपीएससी चेक करती है, वो करती है कि किसी भी आपके एस्पायरेंट के अंदर कंसंट्रेशन कितना, क्योंकि कंसंट्रेशन स्किल अगर आपके अंदर नहीं होगी तो यहाँ जो सीसेट का पेपर होता है प्रीलिम्स में, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का, तो कंसंट्रेशन अगर आपके अंदर नहीं होगा तो ये क्या होगा, सीसेट में आप एक कॉम्प्रीहेंशन टॉपिक देखते हैं, कॉम्प्रीहेंशन से अगर कंसंट्रेशन थोड़ा सा भी बिगड़ा तो आपका आंसर गलत। या जब आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं, उन 4 ऑप्शन में से आपके किसी भी एक ऑप्शन पे आपके अगर कंसंट्रेशन बिगड़ा तो आपका आंसर गलत। तो याद रखना कि प्रीलिम्स में आपके जो जीएस और सीसेट के 2 पेपर होते हैं, उसमें यूपीएससी का जो ऑब्जेक्टिव होता है आपको चेक करने का, वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपकी टाइम मैनेजमेंट करने की स्किल कैसी है, आपका माइंड कितना बैलेंस है क्वेश्चंस को लेके, और आपका कंसंट्रेशन का लेवल क्या है। ये 3 चीजें चेक करती है आपके क्या प्री के अंदर यूपीएससी। अब हम आते हैं आपके मेंस में। मेंस में जो इतने सारे आपके पेपर्स होते हैं, तो बेसिकली क्या नॉलेज में चेक करना है ये। ठीक, तो मेंस के अंदर सबसे पहले आपकी जो चेक यूपीएससी करती है वो करती है आपकी एनालिटिकल स्किल, एनालिटिकल स्किल। ठीक, दूसरा आपकी चेक करती है यूपीएससी अप्रोच। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को जब आप लिखते हैं तो आप उसके कितने डायमेंशंस, ठीक है, कितने अप्रोचेज को आप खोल सकते हैं। इसके बाद में आपकी नेक्स्ट चेक होता है आपका, आप कितने सब्जेक्ट्स में इंटर रिलेशन या विभिन्न विभिन्न विषयों में इंटर रिलेशन अंतर संबंध बना सकते हैं या नहीं बना सकते। क्योंकि यूपीएससी के मेंस के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो आप देखना, हिस्ट्री इकोनॉमी से जुड़ी होगी, इकोनॉमी पॉलिटी से जुड़ी होगी, पॉलिटी आईआर से जुड़ा होगा। एक क्वेश्चन के अंदर आप जब सॉल्व करने जाओगे तो आपको हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, आईआर, इन सारी चीजों का जब ज्ञान होगा तभी आप कर पाते हो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व। तो ऐसे क्वेश्चंस आने का उद्देश्य क्या है, आपके अंदर इंटर रिलेशन करने की क्षमता कितनी है आपके डिफरेंट सिनेरियो में, ये चेक किया जाता है मेंस के अंदर। आपकी अप्रोच क्या है किसी भी टॉपिक पे, ये चेक किया जाता है मेंस के अंदर। और आपकी एनालिटिकल स्किल क्या है, ये चेक किया जाता है मेंस के अंदर। तो सबसे पहले तो आप लोग समझ लो, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम आपको बता रहे हैं हाउ टू क्रैक यूपीएससी, और हम यहाँ सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि सिलेबस तो डिस्कस हर टीचर करता है आपके सामने, लेकिन हर टीचर ये नहीं बताता कि यूपीएससी चेक क्या करती है। अगर ये आपको पता चल गया कि यूपीएससी चेक क्या करती है तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक, हम लोग सिर्फ सिलेबस को आपके पढ़ने लगे हुए, सिलेबस को पढ़ने लगे हुए। सिलेबस पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपके अंदर ये क्षमताएं हैं या नहीं है। आज हम जो क्षमताएं आपको बता रहे हैं, अगर ये क्षमताएं आपके अंदर हैं तो ही आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कीजिए, या फिर इन क्षमताओं को आप अगर डेवलप कर सकते हो तो ही आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। ठीक है, तो यहाँ अब आते हैं हम इसके बाद आगे। तो आपने देखा कि यूपीएससी सबसे पहले आपके चेक क्या करेगी, मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी के लिए ये आपके एलिजिबिलिटी का निर्धारण करेगी। ठीक, दूसरा चेक करती है नॉलेज, और नॉलेज के लिए आपके होता है एग्जाम।
एग्जाम में आपके, प्रीलिम्स एग्जाम में आपके नॉलेज के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, बैलेंस माइंड है या नहीं है, कंसंट्रेशन, ये चेक होगा। और मेंस एग्जाम के अंदर एनालिटिकल स्किल, अप्रोच और इंटर रिलेशन करने की कैपेसिटी, ये चेक होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आते हैं तीसरा, थर्ड पॉइंट जो आपके यूपीएससी चेक करती है, यूपीएससी थर्ड पॉइंट आपके चेक करती है आपके क्या, पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व। अब हम पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्तित्व का आपके जो चेक यूपीएससी करेगी, ये करेगी किसके दौरान, इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। तो इंटरव्यू में आपके जो यूपीएससी आपके जो चेक करती है, ठीक है, ये चेक करती है क्या, आपकी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में आपके क्या चेक होता है, पर्सनैलिटी में आपके सबसे पहले चेक करती है यूपीएससी आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल। याद रखना इंटरव्यू के दौरान आपकी कोई भी नॉलेज चेक नहीं होती, क्योंकि नॉलेज आपको जो यूपीएससी को चेक करनी थी वो प्री और मेंस एग्जाम में हो चुकी है। अब अगर इंटरव्यू में यूपीएससी आपके अगर कुछ चेक करेगी तो वो सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी, और इसी पर्सनैलिटी के चेक करने के लिए इंटरव्यू का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपकी जो यूपीएससी आपके चेक करेगी क्या, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक। दूसरा आपके चेक करेगी कन्वेंस करने की क्षमता, किसी को समझाने की क्षमता कितनी है, कन्वेंस करने की क्षमता कितनी है। तीसरा आपके चेक करेगी आपके अंदर टीम मैनेजमेंट कितना है, टीम मैनेजमेंट करने की क्षमता कितनी है। चौथा आपके यूपीएससी चेक करेगी आपके अंदर एडेप्टेशन, अनुकूलन करने की क्षमता कितनी है, किसी माहौल में एडजस्ट होने की क्षमता आपके अंदर कितनी है, ठीक। नेक्स्ट आपके चेक करेगी आपके प्रेशर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कितनी है, प्रेशर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कितनी है, प्रेशर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, प्रेशर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कितनी है। और इसके बाद में आपके जो चेक करेगी ये प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है आपके अंदर, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये चेक होगा, ठीक। आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है या नहीं है किसी भी चीज को लेके, पॉजिटिव एटीट्यूड है या नहीं है, ये चेक होगा। तो ये हमने आपके देखा कि इंटरव्यू के अंदर किसी भी कैंडिडेट में यूपीएससी सर्च करती है। तो इंटरव्यू के अंदर आपके किसी भी कैंडिडेट में आपके क्या सर्च करती है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल क्या है, ठीक है। पहला कम्युनिकेशन स्किल ही आपके डिसाइड करेगी उसकी कन्वेंस करने की क्षमता क्या है, अपनी बात को वह बंदा दूसरे व्यक्ति को समझा पा रहा है या नहीं समझा पा रहा है। तीसरा आपके उसके अंदर टीम को मैनेजमेंट करने की क्षमता है या नहीं। चौथा आपके उसके अंदर एडेप्टेशन, अनुकूलन, अनुकूलन क्यों चाहिए कि आज आप एक आईएएस ऑफिसर बिहार में हो, कल हो सकता है आपको दिल्ली भेज दिया जाए, तो आप इमीडिएट क्लाइमेट बदलते ही आप काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये कैपेसिटी कितनी है। प्रेजेंट प्रेशर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता, कितने दबाव में आप डिसीजन ले सकते हो, ठीक। कोई एक्सीडेंट हो गया और हजारों की भीड़ आ गई तो आप उस भीड़ के सामने डिसीजन ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है आपके अंदर, और पॉजिटिव एटीट्यूड, ये चेक होता है आपके पर्सनैलिटी टेस्ट में या फिर आपके इंटरव्यू के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप यूपीएससी या आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि यूपीएससी आपके अंदर चेक क्या करने वाला है। ये बात आपकी समझ में आ गई तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को शुरू कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को ढालना शुरू कीजिए। प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी में आप कुछ चेंज नहीं करते, आप अपने आप को तैयार करते हो सिलेबस के लिए, आईएएस बनने के लिए नहीं। अगर आईएएस बनने के लिए तैयार करना है तो सिलेबस के साथ इतनी चीजें आपको तैयार करनी है अपने अंदर, ठीक। आप सिर्फ किसके लिए तैयार कर रहे हो कि बस प्री और मेंस का सिलेबस हमारा कोचिंग में खत्म हो जाए और हम आईएएस बन जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ प्री और मेंस का सिलेबस खत्म करके आप लोग आईएएस बन जाए। आईएएस तो आप तभी बनेंगे जब एक आईएएस बनने के गुण आपके अंदर, और अगर आईएएस बनने के गुण आपके अंदर नहीं है तो आप आईएएस कभी नहीं बनेंगे, नोट इट, ठीक। तो सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ने के साथ इतनी चीजों में रिफॉर्म करना है,
अगर आप पढ़ाई के साथ इन सारी चीज़ों को डेवलप करके ले गए तो ही यकीन मानिएगा आप आईएएस बन पाएंगे। और अगर ये डेवलपमेंट आप लोग नहीं कर पाते तो आप आईएएस की तैयारी करना बंद कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपके एक कड़वा सच है। ठीक, तो हो सकता है आज से पहले आप लोगों को किसी भी टीचर ने यह ना बताया हो कि बेसिकली आईएएस बनने के लिए चाहिए क्या। ठीक, तो यूपीएससी ये सर्च करती है एक आईएएस के अंदर मैच्योरिटी के लिए एलिजिबिलिटी का निर्धारण, नॉलेज चेक होगी एग्जाम के अंदर प्री और मेंस में, और पर्सनैलिटी चेक होगी इंटरव्यू। इसीलिए यूपीएससी में आपके प्री एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है, क्योंकि यूपीएससी का आपके एक उद्देश्य होता है कि किसी कैंडिडेट के अंदर हमें चेक क्या करना है। यह हुआ। अब हम आते हैं आगे। अब हमने कहा आपके कि ये सब तो हमें डेवलप करना ही करना है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके ये आया कि हाउ टू प्रिपेयर, हम तैयारी कैसे शुरू करें। हमने सोच तो लिया हमें आईएएस बनना है। अब अगर हमने आपके ये सोच ही लिया है कि हमें आईएएस बनना है तो अब हम तैयारी को किस तरह से स्टार्ट करें। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा हाउ टू प्रिपेयर, तैयारी कैसे करें। अब तैयारी कैसे करें इस बात पे अगर हम चर्चा करें तो अब यहाँ याद रखना, यूपीएससी की अगर हम तैयारी करने जा रहे हैं तो इससे पहले आप लोग एक पॉइंट समझ लें, क्या कि मान लो कि आप लोगों को बनानी है आपकी कोई बिल्डिंग। ठीक, आप लोगों से कहा जाए कि आपको एक बिल्डिंग बनानी है। ठीक, अब आप लोगों से जब ये कहा गया कि आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो आप इस बिल्डिंग में सबसे पहले क्या बनाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, उस बिल्डिंग की फाउंडेशन, क्योंकि बिल्डिंग में बाकी का काम तो तभी शुरू होगा जब आपने उसकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बना रखा है। ठीक है, अब जब आप इस बिल्डिंग की फाउंडेशन को आप बना लेंगे, ठीक, याद रखना जितनी मजबूत बिल्डिंग बनानी है उतनी ही मजबूत बनेगी ये फाउंडेशन। ठीक, अब आप ये डिसाइड कर लो आपको अपनी बिल्डिंग कितनी मजबूत बनानी है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग इस फाउंडेशन का निर्माण हो। तो अब यहाँ आपने क्या किया कि सबसे पहले अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो आप पहले क्या बनाओगे, एक फाउंडेशन। जब फाउंडेशन आपका कंप्लीट हो जाए तब इस फाउंडेशन के ऊपर आप बनाओगे बिल्डिंग की संरचना, यानी कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर। ठीक, क्योंकि बिना फाउंडेशन के तो स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता। और जब आपके ये स्ट्रक्चर पूरा हो जाए तो अब आप करोगे इस बिल्डिंग की फिनिशिंग का मतलब इसका डेकोरेशन, इसका इंटीरियर और इसका एक्सटीरियर। और ये होने के साथ ही आपकी जो बिल्डिंग होगी, ये बिल्डिंग आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट। यानी कि फिनिशिंग करने के साथ ही बिल्डिंग क्या हो जाएगी, कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे आते हैं, समझ। तो जितनी मजबूत और जितनी बेहतर आपको बिल्डिंग बनानी है उस बिल्डिंग में सबसे पहले उतनी दमदार आप फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। उस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ऊपर ही खड़ा होता है एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, और जब स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर खड़ा होता है तब करते हैं आप उसकी फिनिशिंग, उसके इंटीरियर और उसका एक्सटीरियर, तब बनती है वो बिल्डिंग रहने के लायक। जब किसी बिल्डिंग के अंदर ये तीनों ही चीज़ें बेहतर हों तब एक मजबूत, एक स्थायी, ठीक, और एक अट्रैक्टिव बिल्डिंग बन के खड़ी होती है जिसमें आप रहना चाहते हैं। ठीक, अब ठीक इसी तरह से यहाँ हमने एक बिल्डिंग का एग्जाम्पल लिया, तो इस बिल्डिंग से आप कंपेयर कर दो यूपीएससी, यानी कि आप देने जा रहे हो आईएएस का एग्जाम, ठीक, या पीसीएस का एग्जाम, कोई भी हम कंपेयर कर लो। इस बिल्डिंग से आप क्या कर रहे हैं, इसे कंपेयर कर लो। ठीक, तो हम यहाँ आपके देखते क्या है कि आईएएस और पीसीएस, इस एग्जाम का भी आपके एक फाउंडेशन होता है। ठीक, आईएएस और पीसीएस, इस एग्जाम का भी आपके एक स्ट्रक्चर होता है, यानी इसकी भी आपकी एक संरचना होगी, और इस एग्जाम की भी आपकी एक फिनिशिंग होती है, इस एग्जाम की भी आपके एक फिनिशिंग होती है। ठीक, तो अब हम आपको जो समझाने जा रहे हैं वो अब आपको क्या समझाने जा रहे हैं ये समझ। ठीक, होता क्या है कि जैसे ही हम आईएएस की तैयारी शुरू करते हैं तो ज़्यादातर लोग आपकी गलती क्या करते हैं, उन्हें पता नहीं है तैयारी करनी कैसे। हमने तो सोचा कि हमें आईएएस का एग्जाम देना है तो सीधा जाके कोचिंग ज्वाइन कर। क्या कोचिंग ज्वाइन करना बिल्कुल सही बात है? क्या कोचिंग ज्वाइन करने से आप आईएएस बन जाओगे? ठीक,
ये आपके सिंपल तरीका रहा। तो आपको सिर्फ इतना पता रहे कि आपको आईएएस बनना है तो आप जाके सीधा क्या कर लेते हो, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो। हमें कोचिंग ज्वाइन नहीं करना, सबसे पहले ये समझ तो लो कि आईएएस की तैयारी होती कैसे है। ठीक, आपको सबसे पहले ये समझना है कि जिस प्रकार एक बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन, स्ट्रक्चर और फिनिशिंग जरूरी है, ठीक उसी प्रकार आईएएस के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए भी एक फाउंडेशन, एक स्ट्रक्चर और एक फिनिशिंग जरूरी है। तो आईएएस के एग्जाम के अंदर फाउंडेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और फिनिशिंग क्या है, सबसे पहले तो हम इसे समझें। ठीक है, अगर ये हमारी समझ में आ गया तो फिर समझ लो आईएएस की तैयारी कैसे करनी है ये आपकी समझ में। तो फाउंडेशन का आपके जो रोल प्ले करता है वो आईएएस के एग्जाम में करता है एनसीईआरटी 6 to 12। ये जो आपके एनसीईआरटी की आपकी ये जो बुक्स होती हैं ये आईएएस का सबसे बिगिनर फाउंडेशन होती है। किसी भी आप अपने सीनियर से पूछेंगे या किसी भी आप अपने ठीक जो सिलेक्ट हुए कैंडिडेट उनसे पूछेंगे कि आईएएस की तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहला आंसर आपके पास में आता है रीड एनसीईआरटी, यानी कि एनसीईआरटी आपके बनाएगी एक फाउंडेशन। सबसे पहला ये हुआ। अब इसके बाद में आपके स्ट्रक्चर का जो रोल प्ले करता है आईएएस के एग्जाम में वो करता है आईएएस का सिलेबस। स्ट्रक्चर का रोल प्ले कौन करता है, आईएएस का सिलेबस। सिलेबस आपके प्री का और मेंस का, सिलेबस प्री का भी होगा और सिलेबस मेंस का भी होगा। ठीक है, फिनिशिंग का आपके जो रोल प्ले आपके होगा वो आपके रोल प्ले करेगी सबसे पहले तो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसकी, प्रैक्टिस सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी प्री के लिए। प्रैक्टिस किसकी, प्रैक्टिस आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की या प्रैक्टिस आपके राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी मेंस के लिए। और प्रैक्टिस के साथ आपको करना पड़ेगा करंट अपडेट। आप जितना ज़्यादा करंट से अपडेट रहेंगे ठीक उतने ही मजबूत फिनिशिंग आपकी होती है। जब आपके ये 3 स्टेप कंप्लीट आपके हो जाएंगे तब आप कहेंगे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन आपके क्या हुई है, कंप्लीट। ये 3 स्टेप आपके जब हो जाए तब आप कहेंगे कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हुई। अब यहाँ याद रखना जो हम आपको बता रहे हैं, अगर आप किसी बिल्डिंग को बना रहे हैं तो ऐसा संभव है कि हम फाउंडेशन ना बनाएं और सीधा स्ट्रक्चर बना दें, संभव ही नहीं, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो फाउंडेशन पहले चाहिए, राइट। क्या ऐसा संभव है कि स्ट्रक्चर ना बनाओ फिनिशिंग कर दो, जब स्ट्रक्चर ही नहीं है तो फिनिशिंग किस पर करोगे। ठीक ठीक यही जिस तरह से एक बिल्डिंग के ये यूनी डायरेक्शनल स्टेप होते हैं, यूनी डायरेक्शन मतलब बिल्डिंग ऐसे ही बनेगी, ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रक्चर कहीं और बना दो और उसे किसी और फाउंडेशन पर खड़ा कर दो। तो जिस तरह से आपके ये बिल्डिंग के यूनी डायरेक्शनल स्टेप होते हैं ठीक उसी तरीके से आईएएस की तैयारी के भी ये 3 यूनी डायरेक्शनल स्टेप होते हैं। यानी कि आईएएस की तैयारी का रास्ता तो यही है। ठीक, यानी कि सबसे पहले आप तैयार क्या करेंगे, अपनी फाउंडेशन, यानी कि एनसीईआरटी 6 to 12। ये सबसे पहला काम करना है आपको अगर आईएएस का एग्जाम देना है तो। दूसरा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में आपको अब करना है प्री और मेंस का सिलेबस जो कोचिंग कराती है। ठीक, तीसरा आपके फिनिशिंग, फिनिशिंग में आपको प्रैक्टिस, प्रैक्टिस किसकी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, यानी कि राइटिंग स्किल्स की, जिससे प्री और मेंस की आपकी प्रैक्टिस शुरुआत से होती है। ठीक, और साथ में आपको करंट अपडेट। अब यहाँ याद रखना कि ज़्यादातर बच्चे गलती करते क्या है कि ज़्यादातर बच्चे आपकी गलती ये करते हैं कि आपके जैसे ही बच्चे सोचते हैं कि उन्हें आईएएस बनना है तो वो सीधा जाके कोचिंग ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ ऐसा नहीं कि कोई कोचिंग गलत पढ़ाती है, कोचिंग सब अच्छा पढ़ाती है। कोचिंग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि कोचिंग सिर्फ कराती है आपको क्या, सिलेबस। सिलेबस का मतलब स्ट्रक्चर, और आपने अगर ये स्ट्रक्चर बिना फाउंडेशन के बनाने की कोशिश की तो ये सिलेबस कभी आपकी समझ में नहीं आएगा। और यही मिस्टेक ज़्यादातर स्टूडेंट से होती है कि बिना एनसीईआरटी को किए अगर आप लोग कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो कोचिंग का सिलेबस ही आपकी समझ में नहीं आता। ठीक, कोचिंग का सिलेबस ही आपकी समझ में नहीं आता और होता क्या है, टाइम और पैसा दोनों की बर्बादी।
क्यों? क्योंकि जब तक फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा, मतलब एनसीईआरटी मजबूत नहीं होंगी, तब तक सिलेबस समझ में नहीं आएगा, और सिलेबस समझ में नहीं आएगा तब तक आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, और ना ही अपने आप को अपडेट कर पाओगे करंट अफेयर्स। क्योंकि करंट अफेयर्स में भी इकोनॉमी, आईआर, साइंस टेक, इसको समझने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो यहाँ आपके तैयारी का जो पूरा पैटर्न हो, वो पैटर्न आपके क्या हुआ कि पहले फाउंडेशन, देन स्ट्रक्चर और देन फिनिशिंग। अगर ये स्टेप आप उठाते हो तो आप यकीन मानिए कि आपको आईएएस बनने से कोई रोक नहीं सकता। और इसे आप एनसीईआरटी के लेवल से ही उठाइए। जब पहली बार में आप एनसीईआरटी उठाएं तो जिस टॉपिक को पढ़ें उसके पीछे ऑब्जेक्टिव और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें सॉल्व करना शुरू कीजिए। वो सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस अपने आप यहाँ से ही होती चलेगी। फिर जब आप सिलेबस में आएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। फिर जैसे जैसे आप और आगे बढ़ते जाएं तो फिर आप क्या कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, उसमें आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कीजिए, और यही आप अपने बिहेव में ढाल लीजिए। ठीक, तो ये है बेसिकली आपके एक तैयारी करने का आपके राइट वे। इन्हीं स्टेप को ध्यान में रखते हुए रविंद्रास आईएएस और अड्डा 24x7, ठीक, दोनों के कंबाइंड प्लेटफॉर्म पर आपके 5 अक्टूबर 2020 को आपके एक बैच लॉन्च हो रहा है, जीएस फाउंडेशन। ठीक, बैच, ये जीएस फाउंडेशन जो आपके ये बैच है, ये 2021 को टारगेट करके आपके शुरू किया गया है। अब यहाँ ये जो आपके बैच है, इसमें आपके 2 प्रकार के स्टूडेंट्स को हमने लिया है। 2 प्रकार के आपके स्टूडेंट कैसे? एक वो स्टूडेंट जिनकी एनसीईआरटी कंप्लीट है, और एक वो स्टूडेंट जिनकी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं है। ठीक, जिन स्टूडेंट्स की एनसीईआरटी कंप्लीट है उनके लिए ये बैच पर डे चलेगा 4 आवर, और जिनकी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं है उनके लिए ये बैच चलेगा 6 आवर पर डे। ठीक, ये 4 घंटे पर डे जिनकी एनसीईआरटी कंप्लीट है, और जिनकी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं है उनके लिए 6 घंटे पर डे। ठीक, क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि अगर आपका बेसिक नहीं बनाए तो आप बिना बेसिक के अपने फाउंडेशन का निर्माण करें। ठीक है, तो अब यहाँ अगर हम इस बैच की बात करें तो ये जो आपके बैच डिज़ाइन किया गया है, ये आपके जो बैच है लगभग 900 घंटे का आपके ये बैच है, लगभग 900 आवर का आपके ये बैच है। इस पूरे बैच में आपको लाइव और बीओडी क्लासेस आपके प्रदान की जाएंगी, और इसके बाद में ये जो आपके बैच रहेगा, ये बैच रहेगा आपके क्या, बाईलिंगुअल बैच, बाईलिंगुअल बैच। ठीक है, तो बाईलिंगुअल आपके ये बैच रहेगा। ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ आगे याद रखना, इस बैच के अगर हम और फीचर्स की आपके बात करें, ठीक, तो लाइव आपके 3 बजे से लेकर 7 बजे तक 2 लेक्चर पर डे, 3 to 5 PM और 5 to 7 PM, ये 2 लेक्चर आपके पर डे लाइव हुआ करेंगे। इसके बाद में आप इसे VOD यानी कि रिकॉर्डेड क्लास भी इसकी देख सकते हो। ठीक, अब इसमें आपके हम प्री और मेंस की अगर हम सब्जेक्ट्स की आपके बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट जीएस एंड सीसेट आपके कराया जाएगा इस बैच में। ठीक, ऑप्शनल इस बैच में शामिल नहीं, याद रखिएगा। और इस बैच में अब हम आगे देखें तो अगर हम इस बैच में फैकल्टीज़ की बात करें तो देश के बेहतरीन शिक्षकों को आपके शामिल किया गया है इस बैच के अंदर, जिसमें आपके सबसे पहले रविंद्र सर यानी कि मैं आपको टीच करूँगा एनसीईआरटी, और हर सब्जेक्ट में आपके जो बिगिनर्स कंसेप्ट हैं जो आपको जानना जरूरी है, इनकी समझ आपकी विकसित कराऊंगा मैं। ठीक, इसके बाद SK झा सर, ये आपको इस बैच में पढ़ाएंगे इकोनॉमी, सिद्धार्थ सर आपको पढ़ाएंगे ज्योग्राफी, RK अग्रवाल सर आपको पढ़ाएंगे कुछ पार्ट एथिक्स का और कुछ पार्ट आपके गवर्नेंस का, कीर्ति भूषण सर ये आपको जनरल साइंस और साइंस टेक के कुछ पार्ट्स पढ़ाएंगे, संजय सर आपको पॉलिटी, IR ये दोनों इशूज में आपको कुछ पार्ट पढ़ाएंगे, धनंजय सर आपको हिस्ट्री, ठीक, ये टीच करेंगे, रामेंद्र सर ये आपके ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट वाला आपके जो पार्ट है ये रामेंद्र सर आपको पढ़ाएंगे, ब्रजनंदन सर आपके पॉलिटी, सिक्योरिटी, ठीक, और सीसेट, ठीक, इनमें से आपके पढ़ाएंगे, साजिया मैम आपको स्पेशली आर्ट एंड कल्चर पढ़ाएंगे, ठीक, भानु सर आपको सोशल इशूज और करंट अफेयर्स इन दोनों में ट्रेंड करेंगे, राज सर आपको साइंस और आपके साइंस टेक का आपके कुछ पार्ट टीच करेंगे, रिजवान सर इथिक्स का आपके कुछ पार्ट टीच करेंगे, और अमित सर आपके करंट का कुछ पार्ट टीच करेंगे। तो ये आपकी 14 लोगों की टीम आपके लिए तैयार की गई है जो हर सब्जेक्ट में आपको गाइड करेगी। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट अब हम अगर आगे आए
तो ये जो आपके बैच है, ये बैच आप ये समझिए कि आपके ये जो मार्केट आपके कॉस्ट है, मार्केट कॉस्ट इस बैच की आपकी प्रेजेंट में 70,000 रुपीज़ है, ठीक। और इस समय 42% ऑफ पे ये बैच 39,999, ठीक, यानी 39,999 रुपये में आपको ये मिल रहा है। आप अगर अड्डा के प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे तो इसमें आपको कुछ और भी डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट में आपके ये जो बैच है ये ऑनलाइन आपके स्टार्ट हो रहा है, ठीक। और आपके अगर ऑफलाइन क्लास ओपन होती हैं तो ये जो आपके बैच है ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन में आपके कन्वर्ट होगा और इसकी आपकी जो फ़ी होगी उसके अकॉर्डिंग आपके बदल जाएगी। तो ये समय आने पर आपको सूचना दे दी जाएगी। अब ये जो आपके फाउंडेशन बैच जो आपके 5 अक्टूबर से आपके जो स्टार्ट हो रहा है, इस बैच के लिए कल से आपके डेली शाम को 6 बजे से लेके 7 बजे तक आपके लाइव डेमो आपके चलेगा, ठीक है, जिसमें आपके विभिन्न आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपको डेली आके विभिन्न सब्जेक्ट्स पर आपको गाइड करेंगे। तो कल से लेके 4 अक्टूबर तक आप लाइव डेमो आप देखिए, डिफरेंस फील कीजिए और फिर आपको लगता है कि ये आपके लिए सही है तो आप 5 अक्टूबर से पहले इसे ज्वाइन कीजिए। और एक और ख़ास बात, अगर 5 अक्टूबर से पहले आप लोग इस बैच में एडमिशन लेते हैं तो आप लोगों के लिए जीएस एनसीईआरटी का बैच पूरी तरह से निःशुल्क दिया जाएगा। यानी कि जीएस एनसीईआरटी के जो बैच जिसकी कॉस्ट 15,000 रुपये है वो बैच आपको फ्री में मिलेगा अगर 5 अक्टूबर से पहले आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो बाकी का आप अड्डा 24/7 इस वेबसाइट पर जाके यूपीएससी इसे आप सर्च कीजिए और यहाँ से आप इस बैच के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो जुड़े रहिए हम लोगों के साथ डेली शाम को 6 बजे लाइव सेशन में, ठीक है।